नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज रविवार की पाठशाला में हम पुनः मिल रहे हैं। पिछली बार के रविवार के क्लास में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पर चर्चा किया था। बेहतर तरीके से हमने सभी बिंदुओं पर विधिवत तरीके से हमने एक एक विश्लेषण किया था। यदि आप उस वीडियो पर नहीं पहुंच पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में, वह और भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया पर है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का आज हम विश्लेषण करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942। अगर भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यंत गंभीर होती जा रही थीं। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, वर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। दूसरी तरफ 14 जुलाई 1942 एक वर्धा प्रस्ताव आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। और भारत छोड़ो आंदोलन को यदि हम विश्लेषण करें और वर्धा प्रस्ताव पर चर्चा ना करें तो शायद अधूरा रह जाएगा हमारा क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस समय नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। 7 अगस्त 1942 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टंग में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। बस इस बात का ध्यान रखे कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक ना हो। उन्होंने कहा, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए तथा इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हों। मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। गांधी जी के भाषण के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। इसी भाषण के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी गुलामी अस्थायी बनाया जाना नहीं देख सकते। गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों को जो निर्देश दिए थे उसके कुछ बिंदु भी हैं। आइए उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बिंदु थी, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें। राजे महाराजे भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें और रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर दे। छात्रों से कहा गया कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आजादी प्राप्त होने तक वो इस पर अडिग रह सकें। काश्तकारों के लिए निर्देश था कि यदि जमींदार उनका साथ न दें तो वे कर न चुकता करें। 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने
कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। कांग्रेस की एक बात याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को वाकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। लेकिन इन सबके बावजूद भी जो आंदोलन अपने शिखर पे जा रहा था, नेतृत्व विहीन कर दिया गया। यानी अंग्रेजों ने इस पूरे आंदोलन को ही एक तरह से नेतृत्व विहीन कर दिया। यह आंदोलन एक तरह से जनता के हाथ में आ गया। कांग्रेस को जब अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया तो सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार के इन कृत्यों से जनता भड़क उठी और नेतृत्व विहीन होकर तोड़फोड़ में जुट गई, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना लिया, क्योंकि आंदोलन ही नेतृत्वहीन था। कोई समझाने के लिए तैयार नहीं था, कोई था ही नहीं अग्रणी पंक्ति का, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी प्रस्तुत हो गया। इस समय आंदोलन की जो बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरोड़ा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, छोटा भाऊ खुड़ाड़िक के हाथों में थी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद हमारे जयप्रकाश नारायण ने अंडरग्राउंड भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इन दिनों आंदोलन का समाचार पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें सबसे रोमांचकारी कार्य बंबई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त संचालन था। यानी कांग्रेस रेडियो का संचालन हो रहा था, एक गुप्त संचालन। और कांग्रेस रेडियो का संचालन ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक अनोखी विशेषता थी। इसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त सर्वप्रथम उषा मेहता ने आरंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। नवंबर 1942 ईस्वी में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा हुई। भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोहों का पूरा दोष गांधी जी एवं कांग्रेस पर थोप दिया। गांधी जी ने इन बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिसमें यदि सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे इस चिन्ह के आधार पर दूसरे लोगों से अलग किया जा सके कि अहिंसा में विश्वास, जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं है, उनसे अलग किया जा रहा है। यानी ये मैंने आपसे कहा कि आंदोलन हिंसा और अहिंसा ये दोनों का इतना ज़्यादा मिश्रण था कि समझ में नहीं आ रहा था कि गांधीवादी विचारधारा किधर जा रही है और हिंसावादी विचारधारा किधर जा रही है। यही कारण था महात्मा गांधी ने लोगों से अनुरोध किया कि करो और मरो का नारा लिखकर अपने ऊपर चिपका लें कि यदि उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें अलग किया जा सके कि ये जो लोग थे वो अहिंसक प्रवृत्ति के लोग थे, ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका देश पर एक बात याद रखिएगा, सरकार ने ध्यान न देने पर 10 फरवरी 1943 ईस्वी में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों और संस्थाओं ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया,
परंतु चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तब ऐसे समय एक कमबख्त बुढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं। शायद उन्हें गांधी जी की बात ही नहीं पता थी, उनकी आइडियोलॉजी नहीं पता थी, उनके दर्शन नहीं पता थे, या वो स्वयं गांधी को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए थे। सरकार के इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय के काउंसिल के सदस्य सर मोदी, सर एन सरकार और अड़े ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। इस बीच गांधी जी ने उनकी पत्नी कस्तूरबा एवं उनके निजी सचिव महादेव देसाई बिछड़ चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई थी। जहां जहां समानांतर सरकार स्थापित हुए थे उनमें सबसे पहले नाम हम बलिया का लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, जहां पे सबसे पहले समानांतर सरकार स्थापित हुई और ये समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और पड़ोसी गाजीपुर दोनों ही स्थानों पर थोड़े समय के लिए स्थापित की गई थी। बलिया से 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया। दूसरा था बंगाल के मिदनापुर जिले का तामलुक। यहां पर गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। यहीं की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जानते हैं और तामलुक की 73 वर्षीय किसान विधवा मतांगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा। तीसरा है सतारा, जिसको सतारा को राष्ट्रीय सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाईवी चाहवाड़ थे। अब थोड़ी सी चर्चा हम विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया पे कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की कई दलों एवं लोगों ने आलोचना की। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में साम्यवादी दल ने इसकी आलोचना की। मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं है, वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम नेताओं जो थे, या यूं कहें कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे, वो मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऐसे में ब्रिटिश सरकार की सहायता की। कांग्रेस के उदारवादियों को भी आंदोलन नहीं भाया। सर तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया। राजगोपालाचारी ने भी इसकी आलोचना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया। हिंदू महासभा एवं अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की। अगर हम इसके प्रासंगिकता पे जाएं और इसके भारत छोड़ो आंदोलन का एक अगर हम उपसंहार करें तो हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन तत्कालिक रूप से असफल अवश्य था, क्योंकि इससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी, परंतु जन चेतना जगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। चीन के तत्कालीन मार्शल चांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा, भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बैस्टिल के पतन से या रूस के अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया, जो कि 8 अगस्त 1942 को घोषणा होती है, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। माना कि ये अपने उच्चतम बिंदु को नहीं पा सका, लेकिन आने वाले समय भारतीयों की जन जागृति में यह विश्वास दिला सका कि अब हम आज़ाद होने में हमें बहुत देर नहीं है, और अंग्रेजों को भी ये सूचना मिल चुकी थी कि अब हमें जाने में भी अब बहुत देर नहीं रह गई है। तो इस तरीके से आज आपने भारत छोड़ो आंदोलन पर एक छोटी सी चर्चा की, और आशा करेंगे कि इस वीडियो को यदि पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अगला वीडियो आपको समय से मिल सके। पुनः हम ऐसे ही अगली जो हम टॉपिक लेंगे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे लेंगे रविवार की पाठशाला में, जब पूरा विश्लेषण हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पे करेंगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।